हाय एवरीवन। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से बीमार है, किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो रहा है। जबकि हम लोग पहले की अपेक्षा और अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो सारा चीज़ अवेलेबल है, हम सब चीज़ खा रहे हैं, फिर भी हम बीमार रहते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या कारण है हमारे बीमार होने का, या तो हम बार बार क्यों बीमार हो जा रहे हैं, या हम बीमार हो रहे हैं तो जल्दी हील क्यों नहीं हो पा रहा है हमारा। तो हमारा डेली जो रूटीन है, जो हम फॉलो करते हैं, उसको हम कैसे हेल्दी बना पाए कि हम जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े, और अगर बीमार पड़े ही ना और अगर पड़ भी गए हैं तो जल्दी हमारा हील हो जाए, हमारी बीमारी जल्दी हमारे से दूर हो जाए। ऐसा हमें क्या करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। Before starting this video, let me introduce myself first. I am Dr. Monica Gupta. I am third generation homeopath of my family and working as medical officer under Bihar government. And also I am practicing homeopathy for more than 17 years. देखिए, हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें चाहिए क्या। तन चाहिए या फिर हमें धन चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ की प्रायोरिटी को नहीं समझेंगे, तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। उस पर हम फोकस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में। तो दो चीज़ आता है हमारे सामने, तन और धन। अगर आप ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा धन के ऊपर तो तन आपका क्या होगा कि छूट जाएगा, और अगर तन की तरफ ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं तो धन उतना नहीं आ पाएगा जितना आपने सोच के रखा है। तो प्रायोरिटी क्या है, ये पहले फोकस कीजिए। हम सारी जिंदगी क्या है, धन के पीछे भागते हैं, तन की शुद्धता और सेहत पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो जिससे क्या है कि अंत में तन और धन दोनों ही बर्बाद हो जाता है। कैसे? अगर आपने तन पे ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, वहां पे धन की बर्बादी होगी। तो जिस धन को कमाने के लिए आपने अपना पूरे शरीर को लगा दिया, शरीर को झोंक दिया, फिर अंतिम में क्या है कि उसी तन को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। सुबह से शाम तक दिनचर्या को सबसे पहले तो हमें ठीक करना होगा। तो ठीक करने के लिए सब कोई तो बोलता है कि हाँ ठीक कीजिए, लेकिन आखिर करे क्या कि हमारा जो है वो धन की समस्या भी ना हो हमें, कि हमें जो चिंता है कि कैसे हमारा इनकम भी नहीं रुके। ऐसा तो नहीं है कि काम धंधा छोड़ के और बस शरीर पे ही दिन भर ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम प्रॉपर वे में अपने शरीर पर भी हम ध्यान दे पाएंगे और अपने काम को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले मैं जो अपने पेशेंट्स को फॉलो करने के लिए बताती हूँ, उसमें सबसे पहले क्या है कि आप सुबह उठने की जो आदत है अपने दिनचर्या में, उसको सबसे पहले सुधारना होगा। तो पहले के लोग भी ऐसे कहते थे कि नहीं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना है। तो अर्ली मॉर्निंग कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि सूर्य उदय होने के साथ साथ आपको उठ जाना चाहिए। तो आप डेली अपना देख लीजिए कि आपका सूर्योदय नेक्स्ट डे कब कितने बजे होने वाला है। जाड़े के दिन में क्या होता है कि थोड़ा देर से होता है, गर्मी के दिनों में थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो आप उसके अनुसार अपना दिनचर्या को सेट कर सकते हैं। तो एक तो आप सूर्य उदय के साथ में ही आप उठ जाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है कि ये सबसे जो मैंने अभी आपको बताया, ये सबसे महत्वपूर्ण आदत है। और ये इस आदत को अगर आपने पहले से नहीं कंटिन्यू करके रखा है तो अभी से भी आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो करना है वो है कि मलासन में, मेरी माँ ने भी बताया है और भी जितने भी योगाचार्य लोग हैं उन्होंने ये बात बताया है, और इसको मैं अब से फॉलो कर रही हूँ। तो मेरी जितनी भी तकलीफें पहले से थी वो बहुत कंट्रोल हो गई हैं। तो मैं अपने मरीजों को भी ये सलाह देती हूँ कि सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो धरती को प्रणाम कीजिए और अपने पाँव को धीरे धीरे थोड़ी देर आप बैठिए। उसके बाद अपने पाँव को धरती पर रख के थोड़ा सा स्टेप लीजिए। उसके बाद जो आपने सिरहाने पानी को रखा हुआ है उसको वो सुसुम होना चाहिए। सुसुम मतलब हल्का गर्म होना चाहिए।
और इसको आप मलासन में, जैसे कि आप लैट्रिन करने के लिए जिस पोजीशन पे बैठते हैं उस पोजीशन में बैठ के आपको घूट घूट करके पानी को पीना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद क्या करना, इससे क्या होगा, जैसे कि आप और भी काम करने से पहले जब आप पानी पिएंगे तो आपका जो पहला लार होता है मुंह का, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, तो आप इसको एज ए मत लीजिए। क्या है कि जो आपका पहला लार होता है मुंह में, जो आपने रात भर आपके मुंह में इकट्ठा हुआ है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये जब शरीर में जाता है तो आपके पाचन में ये मदद करता है। तो आपको इस लार को पानी के साथ लेना है। तो जब आप पानी पीते हैं तो वो लार भी उसके साथ में आप इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद आपको आता है, उसके बाद अपना जो सुबह का जो क्रियाकलाप है वो अपना ब्रश कीजिए, बाथरूम जाइए, जो भी करना है वो सब करने के बाद सबसे पहला जो दूसरा काम होता है वो है कि एक्सरसाइज और योग। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए अपने लाइफ में। और जैसे ही एज हो जाता है, यानी कि 35 से आप ऊपर होते हैं, तो आपको योग और एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको जैसा बताया कि जो पानी आप पीते हैं सुबह में, तो लार भी आपका अंदर जाता है। लार का बहुत ज़्यादा अपना खुद का इम्पोर्टेंस है। आप ऐसे देखे भी होइएगा कि कोई भी जानवर जो है वो अपना जो घाव होता है वो अपने लार से ही ठीक कर देता है। तो इतनी शक्ति होती है सलाइवा में। तो कहने का मतलब है कि ये बीमारी को ठीक करने की कैपेसिटी भी रखती है, तो इसको जाया नहीं करना चाहिए। वो आपके अंदर सारा जो ठीक करने की मतलब चीज़ है वो प्रकृति ने खुद ब खुद दिया हुआ है, बस हमें उसे पहचानना है, उसको उपयोग में लाना है। उसके बाद मैंने आपको जैसा बताया कि योग और एक्सरसाइज को आपको करना है। योग में जो भी जनरल सा योग है मैं किसी दिन आपको ज़रूर बताऊंगी, जो मैंने सीखा है और जो मैं करती हूँ और जो मैं सलाह देती हूँ अपने मरीजों को, और इतना तो ज़रूर ही करना चाहिए फिट और फाइन रहने के लिए। तो किसी दिन मैं ज़रूर बताऊंगी। तो योग आप कर लीजिए और एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज से क्या है कि आपका जो मस्कुलर है वो सारा स्ट्रेंथन होगा, और योग से क्या होगा कि इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स है उसमें स्ट्रेंथ आएगा। तो दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है। इस दोनों को करने के बाद आपको अपने दिनचर्या में 1 कप काढ़ा को जरूर अपना शुमार करना चाहिए डाइट में। तो ये काढ़ा आप सुबह भी ले सकते हैं या कभी और समय में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगी कि सुबह में ही किसी भी चीज़ का आप एज ए डिटॉक्स लिक्विड के रूप में आप जो भी चीज़ है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बीमारी है उसके अनुसार अगर आपको कोई काढ़ा सजेस्ट किया गया है, जो फूड एक्सपर्ट होते हैं वो आपको कोई काढ़ा सजेस्ट किए हैं तो वो आप ले सकते हैं। नहीं तो एज ए जनरल आप तुलसी का काढ़ा या फिर आप सौंफ का काढ़ा, जीरा का काढ़ा, कुछ भी ऐसा कुछ बना के आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हानि करने वाला है। तुलसी एक ऐसा चीज़ है आप डेली ही खा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है जो आपका डेली आपके किचन में जो इंग्रेडिएंट है, जैसे कि लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, पुदीना है, धनिया पत्ता है या फिर धनिया ही है या तुलसी पत्ता है, इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डाल के और काढ़ा बना लीजिए। ऐसे कर सकते। कुछ भी नहीं है तो आपका जो पंचफोरन है सिर्फ वही डाल के आप काढ़ा बना लीजिए, उसको सिप सिप करके पीजिए, घूट घूट करके। तो सुबह का जो ये है आपका ये बॉडी को डिटॉक्स करेगा और सुफुर्ती रहेगा शरीर में, और आपके न्यूट्रिशन को भी इन्हेंस करेगा। आपका जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको भी इन्हेंस करेगा। बहुत तरीके से ये चीज़ आपको फ़ायदा देगा। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग यही सोचते हैं, पेशेंट मेरे से पूछते हैं यही बात कि मैम मैं तो सब चीज़ खाती हूँ, जो जो आपने सजेस्ट किया सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन खाने का जो तरीका है, पीने का जो तरीका है वो आपका गलत है अगर, तो वो चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरल सा जो गलती लोग करते हैं वो है कि खाने के तुरंत बाद ही पानी पी लेंगे या खाने के दौरान इतना सारा पानी पिएंगे कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। पेट में आप जानते हैं कि HCl होता है, तो ये HCl करता क्या है, एक अम्ल है जो खाने को पचाने में मदद करता है। जब आप ज़्यादा पानी पी लेंगे तो क्या होगा, ये जो अम्ल है ये डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने से क्या होगा कि खाना आपका पचने में बहुत
देर लगाएगा, धीरे से पचेगा। तो आपको खाने के आधा घंटा पहले ही पानी पी लेना चाहिए और आधा घंटा के बाद ही पानी पीना चाहिए। बीच में अगर प्यास लगी है या ऐसा कुछ खाना है जो घोटने में आपको दिक्कत हो रही है, पानी आपको ज़रूरत है, तो आप सिप में एक दो घूंट आप ले सकते हैं। तो खाना ढंग से पचेगा नहीं तो क्या होगा, अंदर जाके वो सड़ेगा तो क्या होगा, वो गैस फॉर्मेशन करेगा, ठीक से नहीं पचेगा, अपच हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि खाने का अगर आपको प्रॉपर वे में ढंग नहीं है, ठीक से आप चबा के भी नहीं खा रहे हैं, खाने को बहुत जल्दीबाजी में खा रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके गैस फॉर्मेशन होने का। बहुत पानी पी रहे हैं तो ये भी कारण हो सकता है। तो ये जो खाना नहीं पचता है, सड़ता है अंदर में, ये क्या करता है कि अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो आपके ब्लड में जाके ब्लड को भी दूषित करता है। तो इससे क्या होता है, सिर्फ गैस का ही प्रॉब्लम नहीं होता है, और भी प्रॉब्लम जो आपको स्किन संबंधी है या फिर अदर कोई भी बीमारी इस कारण से हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बीमारी अदर होती है तो उसका कारण अधिकतर केसेस में देखा गया है कि पेट संबंधित ही होता है। तो अगर आपका पेट सही रहेगा तो कोई अदर बीमारी होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अब एक बात और होता है कि खाने के बाद क्या पिएं और कब पिएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी जो है वो भोजन के आधा घंटा पहले पीना चाहिए और 1 घंटा के बाद तक कुछ भी नहीं पीना चाहिए। तो बात मैंने आपको बता ही दिया। अगर पेय पदार्थों में अगर सुबह आपको मन है कि कुछ ऐसा पिए जिससे एनर्जेटिक हो, तो एनर्जी के लिए आप कोई जूस ले सकते हैं, है ना। ऐसे तो फ्रूट ही खाना चाहिए, सुबह में आप कोई फ्रूट ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर खीरा है तो आप खीरा शाम में खा रहे हैं। हर फ्रूट का खाने का एक समय होता है। अगर कफ संबंधी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रहती है तो आप जब थोड़ा सा धूप निकल जाए तब ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जैसे अमरूद है तो अमरूद में अगर आप नमक डाल देते हैं तो उसका तासीर चेंज हो जाता है, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रूट्स को ले सकते हैं। फ्रूट्स में जैसे सेब है, अनार है, ये बीमारों के लिए ही बना हुआ फल है, तो इसमें इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। जो कफ वाले पेशेंट भी हैं वो भी जब धूप थोड़ा निकल जाता है, थोड़ी गर्माहट आ जाती है वातावरण में, तो आप इन फलों को ले सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो ये जान लीजिए कि आपको दोपहर में छाछ लेना चाहिए, रात में आप दूध ले सकते हैं। छाछ बहुत हेल्दी एक मतलब ड्रिंक है जो आपको हमेशा लेना ही चाहिए खाने के बाद। ये क्या करता है कि आपके डाइजेशन को ठीक करता है। आप देखे भी होइएगा बहुत लोग जो हैं वो छाछ पीना पसंद करते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने मन के अनुसार कभी भी कोई भी ड्रिंक पी लेते हैं। जो ड्रिंक सुबह पीना चाहिए उसको शाम में पीते हैं, जो चीज़ शाम में पीना चाहिए, खाने के बाद पीना चाहिए, उसको पहले पी लेते हैं। तो हर खाने का एक समय होता है। उस समय में अगर आप उस खाने को नहीं खा रहे हैं और जिस समय में नहीं खाना चाहिए उस समय में उस चीज़ को खा रहे हैं, तो उस चीज़ का अपोजिट असर होगा आपके शरीर के ऊपर, और वो चीज़ आपको कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो ये आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। खाने के डाइट में एंटीऑक्सीडेंट को शामिल करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं एंटीऑक्सीडेंट। आप बोल रहे होंगे कि एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या है, तो ऐसे तो अभी गूगल बाबा हमारे साथ हैं, आप उस पर सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है, उसको शुमार कर सकते हैं। लेकिन एज ए आप खुद भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे आसपास ही इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ अगर करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल गुड़ है, मधु है, मिश्री है, अदरक, हल्दी, जीरा, अजवाइन, मेथी, काला नमक, सौंफ, घी, आंवला, नट्स है, फ्रूट्स हैं, और ये सब सारी चीज़ें क्या है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। फिर क्या है कि जैसे कि मैं आपको बताई यहाँ पे घी, तो घी क्या है कि हेल्दी फैट्स में आता है। तो हेल्दी फैट्स और अनहेल्दी फैट्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि हेल्दी फैट्स कौन कौन से हैं, अनहेल्दी फैट्स कौन कौन से हैं। नट्स में भी जो फैट्स होते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं। तो आपको सीमित मात्रा में आप
आप अपने आप को समझिए कि मुझे कितना मात्रा में खाना है, तो हैंडफुल ऑफ यानी कि एक मुट्ठी जितना आप नट्स खा सकते हैं। तो नट्स में आप काजू छोड़ दीजिए, बाकी आप बादाम है या किशमिश है या अखरोट है, तो इस तरीके से पिस्ता भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक मुट्ठी आप नट्स को यूज़ कर सकते हैं। जो लोग डायबिटीज़ होते हैं उनमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी कि डायबिटिक जो लोग होते हैं उन्हें कितनी मात्रा में कौन सा नट्स खाना चाहिए या क्या वो खा सकते हैं। फिर एक बात और मैं बताऊंगी, जो अगर बात हो रही है रूटीन की और हेल्दी रूटीन की, तो मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि आजकल जो जैसे बच्चे लोग जो मेरे पास आते हैं बच्चे, तो जैसे हाइट नहीं बढ़ रही है या हेल्थ उतना नहीं हो रहा है, तो माँ लोग क्या करती हैं कि हॉर्लिक्स है, ब्रॉनविटा है और भी बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स है, तो इस तरीके से देती हैं, तो वो सोचती हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी हो जाएगा। तो लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ है इन सालों में कि इनसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आप बच्चे को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप उन्हें हल्दी वाला दूध दीजिए। मेरे YouTube चैनल पे मैंने बताया हुआ है कि हल्दी वाला दूध कैसे बनता है। बहुत आसान तरीके से आप हल्दी वाला दूध बना सकती हैं और बच्चों को टेस्टी भी लगता है। आप शुरू में बहुत हल्का हल्दी लगाइए, फिर जब वो बच्चे आदी हो जाएंगे उसके, तो फिर आप उसको ज़्यादा मात्रा में भी दे सकती हैं। तो चुटकी भर हल्दी का दूध अगर आप देती हैं सुसुम बच्चे को, तो वो इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा। आपको वैसे भी मालूम है कि हल्दी बहुत सारे गुणों से भरपूर है, तो आप कैसा हल्दी यूज़ कीजिएगा, जो कच्चा हल्दी होता है, गांठ वाले हल्दी आते हैं ना मार्केट में, वो वाली हल्दी को आप कूच के और दूध में डाल देना है। इस तरीके से बनता है, तो आप देख लीजिए कैसे बनता है। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है ये हल्दी वाली दूध को कैसे बनाया जाए। अब देखिए, ये तो बात मैंने किया कि क्या क्या आपको खाना चाहिए, ठीक है। सीरियल्स को आप कम कर दीजिए, मतलब अनाज जो है उसको आप कम कर दीजिए। और दूसरा मैं क्या कहूँगी ऐड करने के लिए, मैंने आपको अपने ही एक वीडियो में बताया भी था कि आप जो मार्केट में मिलता है ना मल्टीग्रेन आटा, तो वो आप ज़्यादा विश्वास ना करें। मैं तो यही सलाह दूंगी, आप घर पे मल्टीग्रेन आटा बनाइए। तो मैंने एक वीडियो में ये भी बताया है कि मल्टीग्रेन आटा आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मल्टीग्रेन आटा के लिए जो जो चीज़ लगता है, आप सारी चीज़ को घर पे मंगा लीजिए और खुद से उसको पीस के तैयार कर लीजिए। और ज़्यादा उसमें कुछ मेहनत भी नहीं लगता है और भरपूर आपको एनर्जी से भरपूर वो आटा हो जाएगा, उसका इस्तेमाल कीजिए। चावल आपको कम इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में जो चीज़ नहीं खाना है उसमें आपको सबसे पहले है जो फैट्स, जो मैंने बैड फैट्स बोला, अनहेल्दी फैट्स जो है उसको नहीं लेना है ना। उसके बाद जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिफाइंड ऑयल, मतलब वाइट जो भी चीज़ है, शुगर है, मैदा है, रिफाइंड ऑयल है, इन सारी चीज़ों को, और लाल मिर्चा, ये इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बता रही हूँ। ये जो सलाह है ये एज ए होल सबको फॉलो करना चाहिए अगर वो हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि लाल मिर्च अपने किचन से हटा दीजिए, चीनी को अपने किचन से हटा दीजिए। इसके बदले आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप अगर कुछ हद तक आप मिश्री को यूज़ कर सकते हैं, जो ढेले वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री आती है, उसको कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो रिफाइंड नहीं होती है। और आप गुड़ इस्तेमाल कीजिए, भुर्रा जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप मिश्री थोड़ा मोड़ा यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो चीनी आपको इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसके जगह पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या बोलते हैं, खीर बना रहे हैं, तो खीर में क्या है कि चीनी आप लगाते हैं तो उसमें गुड़ लगा सकते हैं। जब खीर प्रॉपर वे में बन जाए तो अंतिम में आप गुड़ लगा लीजिए। अगर आप जैसे कि छेना खा रहे हैं, तो छेना खा रहे हैं उसमें आपको चीनी चाहिए, या मलाई खा रहे हैं, मलाई तो खाना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर ले रहे हैं तो उसके ऊपर क्या हनी लगा सकते हैं, हनी से भी मिठास आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से, या कुछ ऐसा मीठा बना रहे हैं जिसमें आप किशमिश ऐड करके उसका मिठास बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा फ्रूट्स मिला के आप मिठास बढ़ा सकते हैं। तो नेचुरल जो स्वीटनेस होता है फ्रूट्स का, जिसमें फ्रुक्टोज होता है, वो कम हानिकारक है विद रिस्पेक्ट टू द सुक्रोज। तो आप इस तरीके से आप मतलब अपने डाइट में चेंजिंग करके बहुत हद तक अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं।
फिर जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हाँ, अब ये तो हो गई टोटल शाम तक का आपका दिनचर्या। उसके बाद क्या है कि जो भी हैवी खाना है आप दोपहर तक खा लीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, आप भर पेट खाइए। लेकिन क्या है कि रात में आपको जो खाना खाना है वो सूर्यास्त होने मतलब जैसे ही सूर्यास्त होता है आपको खा के अपना कंप्लीट कर लेना है खाना। यानी कि आप देख लीजिए कि आज का सूर्यास्त कितने बजे है, 7 बजे है या 8 बजे है, 8:30 बजे है, तो उस वक्त तक आप अपना खाना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि क्या है कि आप तो सो गए, लेकिन आपका जो इंटरनल ऑर्गन है, आपका पेट है, वो काम कर रहा है, खाना पचा रहा है, रातों भर खाना पचा रहा है। तो आपको पूरे बॉडी को रेस्ट देना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप खाना खा ही लेंगे तो पेट तो आपका शांति से बैठेगा नहीं, रात भर बेचारे को काम करना पड़ेगा, फिर आप सुबह उठेंगे फिर खाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपने पेट को आराम देते हैं तो बहुत हद तक आपके ऑर्गन्स को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और आपका जो उम्र है वो बढ़ेगा। और एक और बात क्या है कि रात में भी आपको जो चीज़ खाना है वो हल्का लेना है। तो हल्के में क्या करना है, किस तरह का आप मतलब खाना खा सकते हैं। तो जैसे दूध रोटी है, दाल रोटी है, या फिर छेना ही ले लीजिए। हल्का दाल तो हैवी होता है, लेकिन फिर भी अगर हल्का मूंग का दाल है तो वो ले सकते हैं। लिक्विड चीज़ कोई चीज़ ले सकते हैं, सेवई है तो 1 कटोरी सेवई ले लीजिए। इस तरीके से आप अपने डाइट को कंट्रोल करना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि शरीर जो है ये खुद ब खुद इशारा करता है। अगर कुछ भी गड़बड़ी हो रही है शरीर के अंदर तो वो सिम्टम्स के द्वारा, साइन के द्वारा आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खाना खाया तो डकार आता है, तो डकार जो आता है ये साइन है कि अब पेट फुल हो चुका है, अब आपको उसमें कुछ भी नहीं डालना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि डकार आने के बाद भी उसमें फूल करते रहते हैं। डकार आई इसका मतलब है कि अब खाना नहीं चाहिए, पेट भर चुका है। शरीर बोलेगा नहीं कि ए भाई मुझे मत दो, अब खाना मैं थक गया हूँ, मतलब अब मत खाइए, ऐसा तो कहेगा नहीं। दूसरी बात है कि शरीर हमें खुद ही इशारा करता है। कुछ भी गड़बड़ी शरीर के अंदर होती है तो वो इशारा में साइन एंड सिम्टम्स देके हमें बताता है, उसको हमें समझना होगा। अगर हम थोड़े से थोड़े बात को अगर इग्नोर करते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हैं तो पहले का ही खाना अगर नहीं पचा है तो शरीर क्या होगा, डकार आएगा। डकार का मतलब ही होता है कि मुझे अभी खाना नहीं चाहिए या पेट मेरा फुल हो गया है। वो चिल्ला चिल्ला के तो कहेगा नहीं ए भाई रुक जाओ, मुझे नहीं खाना है, अभी मेरा पेट भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं। तो इशारों को, बॉडी का जो इशारा है उसको हमें खुद ब खुद समझना होगा। ये पेट भरने का मतलब क्या होता है? पेट भरने का मतलब हुआ कि आधा आपने पेट को खाने से भर दिया, और भी सारे एंजाइम्स हैं, ये हैं, पानी है, ये है, वो है, तो वो से तो पूरा आधा से अधिक भरा हुआ है पेट आपका। और थोड़ा सा पेट को खाली रखना चाहिए। ये खाली क्यों जरूरी है? आप अगर पेट का स्ट्रक्चर देखिएगा तो जितना बड़ा भी आपका पेट है तो आधा से अधिक आपने आधा भर दिया खाना से, कुछ एंजाइम्स हैं, वाटर है, ये आधा से अधिक भर गया उससे, और थोड़ा सा एरिया जो है उसे खाली रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेट होता है, पेट में एक मूवमेंट होती है जिसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। और ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट अंदर मसल्स का चलते रहता है, जिसके वजह से ही खाना क्या है कि आपका पचता है। मूवमेंट करने के लिए मसल्स को क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। अगर आपने पूरा पेट को खाने से ही भर दिया तो वो मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? आपका खाना प्रॉपर वे में नहीं पचेगा। और यही नहीं पचना जो होता है ये फूड को सड़ाता है। और जैसे ही आपका फूड सड़ेगा तो क्या होगा कि मैंने आपको जैसा बताया कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगी। मैंने आपको जैसा एक और चीज़ बताया कि दोपहर के खाने के बाद आपको छाछ लेनी चाहिए। उसके बाद स्नैक्स के तौर पर आप, हाँ जैसे शाम, ये तो बात मैंने नहीं बताया, शाम में भी भूख लग सकती है आपको, है ना। तो अगर शाम में भूख लगती है तो आपको बेसन से बना हुआ, सूजी से बना हुआ, आप अंडे ले सकते हैं, मखाने, पोहे, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप शाम के नाश्ते में, जैसे चना है तो चना ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप नाश्ता बना के विदाउट ऑयल आप यूज कर सकते हैं। शरीर को खाने से ज्यादा क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो बॉडी है वो क्या चीज से बना हुआ है? पानी से बना हुआ है।
तो हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद क्या है कि मैंने जो जैसे पहले आपको बताया कि 8 बजे से पहले आपको खा लेना है। सुपाच्य खाना खाना है, वो हल्का होना चाहिए, जिसमें दूध रोटी, दाल रोटी, हल्का सा सूजी का कोई उपमा, ये सब आप खा सकते हैं जो हल्का रहे। या फिर आप कोई सब्जी ही 1 कटोरी खा लीजिए, है ना। इस तरीके से आप अपना बना सकते हैं, जो आपको इच्छा है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। पोहा का भी कुछ आइटम को आप बना के खा सकते हैं। रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध आप पी सकते हैं, अपने खुद भी पी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। मैंने आपको जैसा बताया सुसुम सुसुम दूध, आप ज़्यादा नहीं, है ना, इसकी भी मात्रा जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन, जैसे कि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि हार्मोन्स की भी ज़रूरत है, तो सेल टिश्यूज़ जो डेड हो रहे हैं उसकी भी रिपेयर के लिए चाहिए प्रोटीन। तो प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे जो एनिमल से जो प्रोटीन आता है, एनिमल में बहुत सारा प्रोटीन है, फिश में है, मीट में है, चिकन में है, एग्स में है, तो मिल्क में है, तो ये सारे जो एनिमल प्रोटीन होते हैं, तो वो प्रोटीन से ज़्यादा बेटर होता है आपको वेजिटेबल प्रोटीन। तो वेजिटेबल प्रोटीन को आपको अपने डाइट में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। किस चीज़ में कितनी मात्रा में कितना प्रोटीन आपको मिलेगा, ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको डेली इनटेक अगर आपको 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, आपने दिन भर क्या खाया कि आपको उतना प्रोटीन मिल गया होगा, ये सब कैलकुलेट करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो एक वीडियो में मैं बताऊँगी कि कौन कौन से चीज़ में कितनी मात्रा में प्रोटीन अवेलेबल है। और आप जैसे आप 100 ग्राम अंडा खा लिए, तो 1 अंडा खा लिए, तो 1 अंडा में आपको कितना प्रोटीन मिला, है ना। या फिर 100 ग्राम अगर सोया बड़ी का आप सब्जी खाएं, तो उसमें आपको कितना प्रोटीन मिला। 1 कटोरी अगर दाल आपने खाया, तो आपको कितना प्रोटीन मिल गया। कैलकुलेट कर लीजिए, हाँ भैया आज का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट मेरा पूरा हो गया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके अपने डाइट में कुछ भी चीज़ को शुमार करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ जो पेशेंट अभी मेरे पास आते हैं, तो मैं दवाई देती हूँ, वो एक बात ठीक है, लेकिन जो मैं आज बता रही हूँ इस वीडियो में, इस चीज़ को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो कोई भी दवा आपको कितने देर तक काम करेगी, ऐसा नहीं है ना। एक बार ठीक कर दी मैंने आपको दवा दिया, आप ठीक हो गए, आपका बुखार ठीक हो गया, लेकिन आप फिर पानी में भीगेंगे तो फिर से बीमार पड़ेंगे। तो ऐसा प्रिवेंशन कीजिए कि आप पानी में भीगिए ही नहीं। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को होने से प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो आप भी जानते हैं। तो मैं एक और बात आपको बताना चाह रही थी, यहाँ तक तो आपने समझ लिया मेरी बातों को। एक मैं बात बताना चाह रही थी जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जितने भी पेशेंट हैं मेरे, उसमें 50% पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि मुझे रात में नींद नहीं आती है। तो रात में नींद भला कैसे आएगी जब आप मोबाइल लेके सोइएगा, या फिर मोबाइल का जो लाइट है वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आप नहीं देख रहे हैं, आपके बगल वाले इंसान देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि समय पे सोने की आदत डालनी है। एक फिक्स टाइम आपको कर लेना है कि इस टाइम में मेरे को सोना है और सूर्योदय के साथ ही मेरे को उठना है। ये अगर नियम आप फॉलो करते हैं तो आपकी नींद धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। सेकंड है, आपको जो अभी ज़्यादातर पेशेंट्स बताते हैं कि ठंड से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब साइनसेस के प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट में, या मतलब ठंड से रिलेटेड ज़्यादा पेशेंट्स मिलते हैं कि मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है या ठंड जल्दी लग जाती है। तो ये जो कारण है, ये इसको कंट्रोल करने के लिए एक बात मैं कहूँगी ज़रूर कि जो एसी का आदत है वो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ लोगों में बढ़ता जा रहा है। मतलब कि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी जो है वो अपने घर में एसी लगाने के लिए पूरा जोर लगा देता है कि नहीं मेरे घर में भी एसी होना चाहिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में एसी होना ही चाहिए। तो एसी, कूलर, इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा के रखिए। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एसी कूलर का आप इस्तेमाल कीजिए, जो फ़ैन है वही काफ़ी है। तो अपने बॉडी को वैसा आप रेजिस्टेंस बनाइए कि आप उस हीट को धीरे धीरे बर्दाश्त कर पाइए। अगर आप आदत बना लेंगे एसी का, कूलर का, तो फिर क्या होगा कि बॉडी ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और जहाँ आप ज़्यादा हीट में बाहर निकलिएगा तो वो इफ़ेक्ट आपको झेलना पड़ेगा। तो ये सब बात है।
दूसरा एक मैं देखती हूँ कि आजकल नेट का जो प्रयोग है वो बहुत कम हो गया है। नेट मतलब कि मच्छरदानी। तो मच्छरदानी लगाना, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मच्छर काटेगा आप बीमार पड़ जाइएगा, वो तो होगा ही, है ना। उसके बदले आप क्या करते हैं, आप कूलर वो कॉइल लगा लेते हैं और गुड नाइट लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब है ऑल आउट लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो है ये आपके रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को और बढ़ाती है। जो पहले से अगर बीमार हैं, रिस्पिरेटरी संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकती है ये सारी चीज़ें, और जो नॉर्मल व्यक्ति है उनको क्रिएट कर सकती है। तो आप पहले से ही क्यों नहीं आप अपने आप को प्रिवेंट करके रखते हैं। तो थोड़ा सा आपको कष्ट क्या करना होगा, ये आपकी आदत बन जाएगी। पहले के लोग नेट लगा के सोते थे, फैन चलता था, नेट लगा रहता था। तो आज भी लोग ऐसे सो सकते हैं। तो मेरा यही कहना है पेशेंट्स लोगों से या आम जनता से भी कि आप नेट का प्रयोग कीजिए, और जो आपका ये ऑल आउट है, कॉइल्स है, इसका प्रयोग को बिल्कुल बंद कीजिए। बच्चे अगर सो रहे हैं तो उस रूम में तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल ही ऑल आउट और ये कॉइल्स जो है वो बच्चे के लिए तो और भी खतरनाक है। तो जैसे बच्चे लोगों का नाक जाम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स में बच्चों को क्या है कि अगर पॉलिप का कंडीशन है या कुछ भी एडिनॉइड है नोज में, तो वैसे कंडीशन में भी कॉइल्स का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बात और मैं पेशेंट में देखती हूँ, किसी मैं जो बहुत लोगों को हिदायत दी हूँ, वही बातें, उन्हीं सब बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ घरों में क्या होता है कि बहुत तेज पंखे में सोने की आदत होती है। तो तेज पंखे में भी सोने से बचना चाहिए। तो अगर, क्योंकि क्या है ना कि डायरेक्ट अगर फेस पर अगर फैन पड़ेगा, हवा डायरेक्ट पड़ेगा, तो वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप नेट लगा लेते हैं, दिन में तो पता नहीं चलेगा, रात में अगर आप सोते हैं और डायरेक्ट फेस पे आपको हवा लग रहा है तो वो क्रिएट कर सकता है। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अगर पहले से हैं तो वो बढ़ सकती हैं। तो मेरा यह कहने का मतलब यही है कि अगर आप ये सब चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं, बीमारी आपकी बढ़ जा रही है, तो आप मेरे पास आएंगे, बोलेंगे आपकी दवा फ़ायदा नहीं की। फ़ायदा कैसे करेगी? आपको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, आपने ये सारी चीज़ को कर रखा है, कॉइल जला के रखते हैं आप, फैन चला के रखते हैं, एसी चला के रखते हैं, फैन भी, कूलर है तो डायरेक्ट चेहरे पे लगता है आपका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर सो रहे हैं या बड़े भी सो रहे हैं, बच्चे अगर स्पेशली सो रहे हैं, तो आप नेट लगा दीजिए, नेट के ऊपर कपड़ा डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी अगर नहीं है तो नेट के ऊपर आप पतला सा कपड़ा डाल सकते हैं और तेज कर सकते हैं पंखा को। लेकिन अगर मौसम अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का है तो आप पंखे को ही कम कर दीजिए और नेट लगा दीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि जो हवा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी पूरे नेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो अंदर हवा कम जाएगा या फिर चारों तरफ से धीरे धीरे हवा जाएगा, तो डायरेक्ट हवा नहीं लगेगा, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो एक ये हो गया, और जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे मतलब हवा से रिलेटेड वो नहीं होंगे। और क्या मैं बताऊं, यही सब जो जनरल बातें थी मैंने एक जगह नोट करके रखा था कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगी। क्योंकि क्या है ना कि जब पेशेंट आते हैं तो मैं इन सारी चीज़ों को उन लोगों को बताती हूँ, और तो वो भी कहते हैं कि हाँ मैम, अगर तेज़ हवा लगता है तो मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। मैं योगा नहीं करती हूँ, जिस दिन योगा करती हूँ मैं फ्री रहती हूँ, मेरा बॉडी ठीक रहता है। तो कहने का मतलब अगर फ़ायदा करता है तो आपको करना चाहिए, और रेगुलर वे में अगर ये आप फॉलो करने लगेंगे, रूटीन में ये सारी चीज़ों को फॉलो करने लगेंगे, तो आपका सेहत बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि पेशेंट बोलते हैं ना कि मैडम क्या हम ध्यान दें, है ना, कि हम क्या करें, कैसे ध्यान दें, उनको समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाई कि आपको क्या क्या सोचना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। क्या फोकस करना चाहिए कि मैं कैसे एक्सरसाइज करूं, मैं कौन सा फूड खाऊं, मैं कौन सा फूड नहीं खाऊं, मैं कौन सा फूड कब खाऊं, है ना, इन सारी चीज़ों पर। पानी मैं कब पीऊं, कब नहीं पीऊं, कौन सा जूस पीऊं, कौन सा फ्रूट खाऊं, है ना, शाम के नाश्ते में ऐसा क्या बनाऊं कि मैं हेल्दी रहूंगी। तो मैंने आपको जैसा बताया सूजी का, बेसन का, तो ये चीज़ पर फोकस करना है आपको। शाम का नाश्ता हो गया, फिर रात में मुझे क्या नहीं करना चाहिए,
है ना। तो इन बस एक जनरल सा बात, सुबह से लेके रात तक आपको अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं आप, तो हो गया फिट एंड फाइन आपका। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फूड एक्सपर्ट के पास जाना है और क्या क्या खाना है, एक बिल्कुल सा चार्ट बना के। आप जनरल सा आप दिमाग लगाइएगा, आपका सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा। तो आशा करती हूँ कि इन सब बातों से आपको फ़ायदा मिलेगा, आप लाभान्वित होंगे और आप अपने दिनचर्या में जब फॉलो करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, और खुशी मिलेगी तो आप मेरे को थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी बातों को आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।